स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस सीरीज में मैं शगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 189 मेंबर नेशंस हैं। इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका मेन फोकस दुनिया भर में ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को फोस्टर करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना और इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट और प्रमोट करना। क्रिएशन। आइए पहले ये जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। दोस्तों, 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन ब्रेकडाउन हो गया था। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए IMF को क्रिएट करने की बात की जाने लगी। वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के बाद 1944 में हुई यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, जिसके चलते 1944 में IMF की फॉर्मेशन की शुरुआत हुई और 27 दिसंबर 1945 को इसके ऑपरेशंस स्टार्ट हो गए। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन को एनकरेज करने के लिए IMF ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर कन्वर्टेबल करेंसीज के एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और ऑफिशियल रिजर्व के लिए $35 पर आउंस के अकॉर्डिंग गोल्ड को US डॉलर से रिप्लेस कर दिया। 1971 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के कोलैप्स होने के बाद IMF ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को प्रमोट किया, जिसमें मार्केट फोर्सेस एक दूसरे के रिलेशंस में करेंसीज की वैल्यू को डिटरमिन करती है। ये सिस्टम आज भी फॉलो किया जाता है। 1973 में ऑयल क्राइसिस के बाद IMF ने एस्टिमेट लगाया कि बिटवीन 1973 एंड 1977 100 ऑयल इंपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज के फॉरेन डेट्स 150% बढ़ गए थे और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स के चलते ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेट हो गई थी। IMF ने 1974 से 1976 के दौरान एक नया लेंडिंग प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर किया जिसे ऑयल फैसिलिटी कहा गया। इसे ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस और कुछ दूसरे लेंडर्स ने फंड किया। ये उन नेशंस को अवेलेबल करवाया गया जो ऑयल प्राइसेस बढ़ाने की वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड की एक्यूट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। 1997 में ईस्ट एशिया पर भी फाइनेंशियल क्राइसिस के बादल मंडराने लगे। IMF ने मोस्ट अफेक्टेड इकोनॉमीज को डिफॉल्ट करने से बचाने के लिए रेस्क्यू पैकेजेस की एक सीरीज क्रिएट की। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में भी IMF ने मेजर इनिशिएटिव्स लिए। एक कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी दूसरे को इफेक्ट ना करे, जिसे कि स्पिल ओवर भी कहा जाता है, उसे अवॉइड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क को रिवैम्प किया गया। गवर्नेंस। चलिए अब IMF की गवर्नेंस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हर कंट्री अपना एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट गवर्नर अपॉइंट करती है। गवर्नर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स नॉर्मली साल में एक बार IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग्स के दौरान मिलते हैं और अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस की वर्क्स को डिस्कस करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 2 मिनिस्टीरियल कमिटीज, द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी यानी IMFC एंड द डेवलपमेंट कमिटी एडवाइस करती हैं। IMFC में 24 मेंबर्स होते हैं जिन्हें 190 गवर्नर्स के पूल से ड्रॉ किया जाता है। ये सभी मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम की मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के प्रपोजल्स और ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाले कॉमन मैटर्स के बारे में डिस्कस करती हैं। दूसरी ओर डेवलपमेंट कमेटी एक जॉइंट कमेटी है जिसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से 25 मेंबर्स होते हैं। ये इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर एडवाइस करते हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर्स होते हैं।
जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ये IMF के डेली बिजनेस को कंडक्ट करता है। दूसरी ओर डेवलपमेंट कमेटी एक जॉइंट कमेटी है जिसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से 25 मेंबर्स होते हैं। ये इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर एडवाइस करते हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ये IMF के डेली बिजनेस को कंडक्ट करता है। ये नॉर्मली कॉन्सेंसस के बेसिस पर डिसीजंस लेता है, पर कभी कभी फॉर्मल वोट्स भी लिए जाते हैं। फंक्शंस। आइए अब IMF के फंक्शंस को समझ लेते हैं। दोस्तों, इसके फंक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले होते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस। IMF एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह फंक्शन करती है और अग्रीमेंट के आर्टिकल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक्सचेंज रेट पॉलिसी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को भी एडमिनिस्टर करती है। दूसरी कैटेगरी है फाइनेंशियल फंक्शंस। IMF शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी BOP डिसइक्विलिब्रियम को मीट करने के लिए मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। और तीसरी है कंसल्टेटिव फंक्शंस। IMF मेंबर कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के एक सेंटर की तरह काम करता है। इंडिया एंड IMF। दोस्तों, इंडिया IMF की फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया की यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक्स ऑफिशियो गवर्नर हैं और RBI के गवर्नर IMF के ऑल्टरनेट गवर्नर हैं। IMF में इंडिया का कोटा SDR 13,114.4 मिलियन है और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की शेयर होल्डिंग 2.76% है और इस तरह इंडिया IMF में 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री बन जाता है। पोस्ट पार्टीशन पीरियड में इंडिया सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट से जूझ रहा था और उस समय IMF ने इंडिया को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर निकालने के लिए लोन्स प्रोवाइड किए। 2000 में इंडिया ने IMF से लिए सारे लोन्स रीपे कर दिए थे और अब ये IMF में एक कंट्रीब्यूटर है। दोस्तों, धीरे धीरे IMF के गवर्नर्स आर्किटेक्चर पर इमर्जिंग इकोनॉमीज का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन के बाद 2010 में IMF के 188 मेंबर्स रिफॉर्म्स पर अग्री हुए। 6% से भी ज्यादा कोटा शेयर्स US और यूरोपियन कंट्रीज से इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हुए। इंडिया, चाइना, ब्राजील और रशिया ने इन रिफॉर्म्स से गेन किया। ये रिफॉर्म्स IMF की क्रेडिबिलिटी, इफेक्टिवनेस और लेजिटिमेसी को एनहेंस करेगा। UPSC क्वेश्चंस। दोस्तों, अब एक नजर UPSC में पूछे गए क्वेश्चंस पर भी डाल लेते हैं। 2013 UPSC मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF, collectively known as the Bretton Woods institutions, are the two intergovernmental pillars supporting the structure of the world's economic and financial order. Superficially, the World Bank and the IMF exhibit many common characteristics, yet their role, functions, and mandate are distinctly different. Elucidate. इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको WBG और IMF के फंक्शंस, रोल, मैंडेट और कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझना होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से IMF UPSC से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स को ब्रीफ में समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ IAS के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।